टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो हमने पढ़नी है, लेकिन सारी नहीं पढ़नी, हमें सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ वो पढ़नी है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो जो कि हमें इकोनॉमिक्स में रिक्वायर्ड है। तो दो सिर्फ पढ़नी है, बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये देख लें, कोई बहुत मुश्किल किस्म की मैथ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ें, लेकिन अगर ये समझ जाते हैं तो फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ना, इसको समझना बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें जो पहली का है, उसमें उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, पहली जो काइंड है। और दूसरा जो है उसे हम क्या कहेंगे, दूसरी जो काइंड है फंक्शन की वो है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखें, ये फंक्शन फंक्शन की ये डेफिनेशन मैंने बात की, फंक्शन की मैं काइंड्स पे बात कर रहा हूँ, दो काइंड्स पे बात कर रहा हूँ, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा कौन सा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को पॉजिटिव फंक्शन भी कहते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन को नेगेटिव फंक्शन भी कहते हैं, ये जरा ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसको समझते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये मैंने लिख दिया कि आपको पता चल गया ये फंक्शन है। और आप अब आपने ये देखना है कि ये किस किस्म का फंक्शन है, समझ रहे हैं, ये किस किस्म का फंक्शन है, या तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे पता चलेगा। अच्छा, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो y है। वो मैंने पहले आपको बताया कि इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंडेंट और राइट हैंड साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट जो होगा वो पहले वो चेंज होगा और उसकी वजह से y में तब्दीली आएगी, तो इसलिए पहले x चेंज होगा फिर y पर इफेक्ट आएगा, इसलिए इसको कॉज कहते हैं। इसको जो है इसको मतलब x को हम कॉज कहते हैं और y को हम डिपेंडेंट या इफेक्ट कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल या इफेक्ट कहते हैं। तो पहले कौन सा वेरिएबल चेंज होगा, x, फिर उसके वजह से किस पे असर आएगा, y पर। तो अगर हम ये कहें कि x जो है, x जो है ये x है, ये y है, और x जो है वो चेंज हो गया है, तो चेंज का क्या मतलब है, चेंज का क्या मतलब है, चेंज का मतलब होता है, इसको हम मैथ में कहते हैं डेल्टा। चेंज किसे कहते हैं, डेल्टा। और ये चेंज का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप कहते हैं तब्दील होकर क्या करेगी, या तो वो बढ़ जाएगी, या तो वो बढ़ जाएगी, या वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तब्दील, चेंज का मतलब तब्दीली उर्दू में कहते हैं। तो उस तब्दील होके का क्या हो जाएगा, तब्दीली का क्या मतलब है, तब्दीली का मतलब है कि या बढ़ना या गिरना। तब्दील होके क्या हो जाएगी कोई चीज़, या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, समझ गए ना। तो चेंज मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज, और इसको मैथ वाले डेल्टा से डिनोट करते हैं। और ये डेल्टा मैंने लिखा है इधर, ठीक है ना जी। और इसको जो फार्मूला है मैथमेटिकली वो होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा वेट जो है पहले 80 था और अब मेरा वेट 100 है, तो कितनी तब्दीली आई, तो न्यू वैल्यू कितनी है, 100, अब वेट 100 है मेरा, पहले कितना था, 80 का, तो चेंज कितना आया, 20 का। समझ आ गई। तो ये चेंज का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो चेंज किसे कहते हैं, चेंज कहते हैं बढ़ने को या कम होने को, तब्दीली को, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा है। और उसका फार्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो न्यू 100 थी, ओल्ड 80 थी, तो 20 चेंज आ गया, ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी आपको बता रहा था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने पहले चेंज होना है, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होकर क्या करेगा, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो मैंने बढ़ा दिया, अब x तो बढ़ गया है, x की वैल्यू बढ़ गई है। तो अब ये देखना है कि y की वैल्यू, अब चेंज किस में आना है, इसमें आना है। तो y क्या करे, वो भी बढ़ जाए, समझ गए। ये पहली पहली सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन। अच्छा, ये इसको भूल जाइए। अब दूसरी सिचुएशन में हम ये कहते हैं
कि x दोबारा अब चेंज हुआ है। तो चेंज अभी समझाया, बढ़ने या कम होने को कहते हैं। तो अब पहली दफा अब हमने किया था तो x को पढ़ाया था, अब हम कहते हैं कि x कम हो गया है। तो x के कम होने से आप देखना y क्या करता है, y क्या मतलब y वेरिएबल क्या करता है, और पता ये चला कि y भी कम हो गया है। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो दो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको समझाई हैं। एक में क्या हुआ, x बढ़ा y भी बढ़ा, दूसरे में क्या हुआ, x कम हुआ y भी कम हुआ। तो आप ज़रा नोटिस कीजिए कि इसके अंदर डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इज सेम। कैसे भला कि ये अपवर्ड गया तो ये भी अपवर्ड चला गया, सेम डायरेक्शन, कहानी खत्म। दूसरी स्टोरी, एक्स चेंज होके नीचे की तरफ गया और वाई भी नीचे की तरफ चला गया, ये दूसरी स्टोरी है। समझ गए ना बात? तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल क्या हो गई, सेम। अगर तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल सेम हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पॉजिटिव फंक्शन कहते हैं। पॉजिटिव, और पॉजिटिव मैंने अभी आपको बताया इंक्रीजिंग फंक्शन को कहते हैं। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल आपके सामने आ गई। दूसरी एग्जांपल एक और देख लीजिए, फिर मैं लिखता हूँ एक्स और वाई। अब मेरे ख्याल दूसरी आपको समझ आ रही होगी कि अगर पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो बढ़ता है और वाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पहली पॉसिबिलिटी है, यानी एक्स के बढ़ने से, एक्स इंडिपेंडेंट है, पहले एक्स ने चेंज होना है और फिर उसका इफेक्ट किस पे जाना है, वाई पे जाना है। तो वाई कम हो गया, ये पहली पॉसिबिलिटी। अब इस पर पहली पॉसिबिलिटी को भूल जाइए, दूसरी पॉसिबिलिटी पे आइए। एक्स हम कहते हैं कम हो गया और वाई क्या हो गया, अब बढ़ गया। अब देखें ज़रा आप लोग, तो आपको नज़र आएगा क्या कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल इज ऑपोजिट, है ना? अगर डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑपोजिट हो तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फंक्शन, और उसको नेगेटिव फंक्शन कहेंगे आप। तो या इसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में अब आपसे पूछे व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आप कहेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल इज द सेम, इफ द वेरिएबल्स गो, if the variables go in the same direction, that is called increasing function, or if the variables are in the opposite direction, that is called negative function or decreasing function। समझ आई बात आपको? अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनसे हम पूछें, अभी आप चूंकि फेस टू फेस नहीं बैठे हुए तो मैं नहीं आपसे इस चीज़ से अभी मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। वो ये कहते हैं कि सर इसी इसी को ही कहते हैं सर ये वाला जो है ना, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो पहली पॉसिबिलिटी, कहते हैं सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये जो नीचे वाला ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात शायद आपके दिमाग में भी हो, नाम से ऐसे लगता है कि ये बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है, ये गिर रहा है तो ये डिक्रीजिंग है। ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये दोनों ही, यानी ये भी और ये भी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं ये शो कर रही हैं कि ये शो कर रही हैं कि ये क्या है, ये इनमें डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स क्या है, सेम है। मेरी बात समझ आ रही? डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल क्या है, सेम है। और इधर देखें, इन दोनों के अंदर चेक करें तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल क्या है, दैट इज ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबल जो है वो ऑपोजिट है। जहां पे ऑपोजिट हो, जैसे जैसे रूठे हुए नहीं होते कि एक का मुंह इस तरफ है एक का मुंह इस तरफ है, देखें इसका मुंह इधर है इसका मुंह इधर है, फिर इसका मुंह इधर है इसका मुंह इधर है, जैसे रूठे हुए होते हैं, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इधर देखें तो इनकी डायरेक्शन सेम है। जैसे आप बैलून देखें, दो बैलून ले लें, एक एक्स बैलून है एक वाई, दोनों को छोड़ें, दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों ऊपर जाएंगे तो आप कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दोनों ही नीचे आएंगे तो आप कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इसी तरह आप लोग ऐसे प्ले लैंड में चले जाएं तो वहां पे आपको सीसा मिलेगा। सीसा देखें जो बच्चे बैठे होते हैं,
एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, वो ये वाली कहानी, ये वाली एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, फिर एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है। तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरी बात समझ आ गई? नेगेटिव फंक्शन, ये नेगेटिव फंक्शन है, ये नेगेटिव फंक्शन है। और ये किसकी बात हो रही, ये आपकी पॉजिटिव फंक्शन की बात हो रही। तो आपको अब जब आप चीज़ें समझते हैं तो आपको आम चीज़ों के अंदर भी इकोनॉमिक्स नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपको मैथ नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपको स्टैट नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है, वो ये है, हमें चले हमें हमने आपको ये चीज़ तो रट्टा लगवा दी कि सेम अगर डायरेक्शन होगी, देखें सेम सेम, तो फिर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन फिर भी शायद किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात रह जाती है कि इसको इंक्रीजिंग का लफ्ज़ क्यों बोला है, इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन का वर्ड क्यों बोला है, इसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन का वर्ड क्यों बोला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो ये कि आपको मैं आपको बताता हूँ इसका क्यों नाम इंक्रीजिंग फंक्शन रखा है और क्यों इसका नाम डिक्रीजिंग फंक्शन रखा है। उसकी वजह यह है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका भला, इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। इसलिए हम उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये मैं बात आपको समझा भी देता हूँ, देखें कैसे भला। ये एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये x है और ये y है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, ठीक है ना, 2 4 6 8। देखें अब x इसको हम पढ़ें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको नजर आएगा कि वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग। टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि x की वैल्यू बढ़ रही है, और इस तरह y की वैल्यू को पढ़ें टॉप से बॉटम, तो वो भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, 2 4 6 8। तो आप इसको कहेंगे जी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब इसको अब आप बॉटम से टॉप पढ़ लें तब भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखें ये कम हो रही है, 4 3 2 1, और फिर 8 6 4 2, ये भी कम हो रही, तो तब भी ये देखें डायरेक्शन तो सेम है, तो आप कहेंगे सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये x है और ये y है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4, और मैं लिखता हूँ 8 6 4 2। अब देखें x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कम हो रही है, देख रहे हैं ना आप लोग। टॉप से बॉटम पढ़ें, x 1 2 3 4 और y जो है 8 6 4 2, ये बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है, तो आप कहेंगे ये सर नेगेटिव फंक्शन है। और ये कौन सा है, ये पॉजिटिव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अब जरा बॉटम से टॉप पढ़िए, 4 3 2 1 कम हो रही है, और ये 2 4 6 8 ये बढ़ रही है, ऑपोजिट होगी ना। एक चीज, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, एक की कम हो रही है, एक की कम हो रही है, एक की बढ़। तो ये जो डेटा देख के अब आप हमें बता दिया करेंगे कि सर ये नेगेटिव फंक्शन का डेटा है, या डेटा जनरेट मैं कहूँ कर लो, तो मैंने कोई रट्टा तो नहीं लगाया ना, मैंने तो खुद ही यहाँ पे अभी जनरेट कर लिया। इस तरह आप भी जनरेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें दोनों तरफ ये बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू वाई बढ़ रही। आप जैसे मैं आपसे कहूँ कि जी आप एक पॉजिटिव, अच्छा अब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, अभी मैंने ग्राफ बनाना समझाना है आप लोगों को। ग्राफ जब हम बनाएंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इस डेटा का पॉजिटिव का, वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। और जो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये डिक्रीजिंग, तो ये ऐसा बनेगा। इसलिए इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। नाम समझ आया क्यों कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसको क्यों क्या कहते हैं, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये आप ट्राई हम करेंगे भी, अभी ग्राफ बनाना मैंने समझाना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, लेकिन ये क्लियर होगी बातें यहाँ तक कि डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ जो और मैंने आपको बतानी है वो ये कि दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, आपने उसको पढ़ना कैसे, उस ग्राफ को हमेशा लेफ्ट से पढ़ना है आपने, लेफ्ट
टू राइट, जैसे ये देखें, ये मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, यहां से, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, अपवर्ड है। तो दुनिया का कोई भी ग्राफ हो उसको आपने लेफ्ट टू राइट पढ़ना, लेफ्ट टू राइट, इसे क्या कहेंगे, अपवर्ड। और इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ये देखें, इसको मैंने इधर से पढ़ना है, लेफ्ट से पढ़ना है, राइट की तरफ जाना है, ऐसे। इसको भी मैंने कैसे पढ़ना है, लेफ्ट से पढ़ना है, तो ये लेफ्ट से शुरू करूं तो ये पहला पॉइंट ये आता है, और राइट की तरफ ये आखिरी पॉइंट आता है। तो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, और ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। तो जो भी ग्राफ लेफ्ट, हर ग्राफ को पढ़ना कैसे है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो अपवर्ड होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है उसे हम नेगेटिव या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन कह लीजिए, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए, एक ही बात है। इस तरह इंक्रीजिंग फंक्शन कह लीजिए, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड कह लीजिए, या पॉजिटिव कह लीजिए, एक ही बात है। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं कि ये क्या है। अब आ जाइए अ लिटिल बिट, मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लेकिन एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, वो ये कि इसको हम इसको, ये वाला जो है, इसको हम नेगेटिव नेगेटिव स्लोप कर्व कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स वाले ये जो लाइन मैंने लगाई हुई है ना, ये वाली लाइन, ये जो मैं अब आपको शो कर रहा हूँ, इसको कर्व कहते हैं, इस लाइन को कर्व कहते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि ये सीधी लाइन है या इसमें बेंड है, कोई भी वो, हम हर एक को क्या कहेंगे, जिस तरह ये है, ये मैं आपको समझाने के लिए, ये वाला जो लाइन है ये क्या है, ये कर्व है। इसको हम नेगेटिवली स्लोप कर्व कहेंगे, जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ठीक है जी। और ये जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिवली स्लोप पॉजिटिवली स्लोप कर्व कहेंगे, पॉजिटिवली स्लोप कर्व कहेंगे इसको। अब इसमें एक लफ्ज़ आया स्लोप, इस पे मैं अभी बात करता हूँ आप लोगों के साथ, स्लोप किसे कहते हैं। लेकिन इसको फिलहाल अभी छोड़ते हैं, स्लोप किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बनाना समझा दूं, फिर हमारे पास अभी 8-10 मिनट हैं, उसमें मज़ीद हम स्लोप पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ इसलिए समझना ज़रूरी है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम एक बात को तीन तरह से कहते हैं, एक ही बात को तीन तरह से कहते हैं। जैसे पहले हम एक स्टेटमेंट की सूरत में कहते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये चीज़ है। फिर उसी चीज़ को हम एक टेबल की शक्ल में कहते हैं, जैसे ये टेबल आपके सामने आ गई, ये दूसरी उसकी रिप्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स वाले करते हैं। तीसरा उसका ग्राफ बना के करते हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में जो रिप्रेजेंटेशन होती है एक फिनोमेना की, वो तीन तरह से होती है। एक में हम क्या करते हैं, हम उसमें स्टेटमेंट देते हैं, सेकंड के अंदर हम उसके टेबल की शक्ल में भी वही बात होती है, और फिर ग्राफ में भी वही बात होती है। क्योंकि ग्राफ अगर आप समझ गए हैं, टेबल आप समझ गए हैं, तो आप ग्राफ खुद ही आपके जहन में आ जाएगा कि पॉजिटिवली, अगर डायरेक्शन सेम है तो उसका अपवर्ड स्लोप बनेगा, अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो नेगेटिवली स्लोप बनेगा। ये आप डेटा देख के, टेबल देख के आपके दिमाग में ये ग्राफ आ जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है ना जी। अब आ जाइए कि ग्राफ बनाना कैसे, थोड़ा सा मैं ये आपको समझा दूं। देखें, ये जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो लाइन है, ये बस ये मेरे पास, ये चूंकि इलेक्ट्रिक पेन है तो थोड़ा सा तो वर्टिकल इसे हम लाइन कहते हैं।
इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, समझ गए। तो ये दो लाइंस हैं। अब हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइनें हैं, इसको अगर हम मार्क ऑफ करें तो ये दरमियान में ज़ीरो होता है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर एरो हेड्स हैं। ठीक है, इसको हम x कह देते हैं, इसको हम x प्राइम कह देते हैं। ये -1 है, -2 है, और ये -3 है। समझ आ गई बात आपको। 0 इज़ अ यूनिक नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसके साथ ना प्लस का साइन आएगा और ना ही माइनस का साइन आएगा। ये जो आपके सामने अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक सारा, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। और दोनों को क्या कहेंगे, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम कहेंगे एक्स एक्सिस। इसमें ई आएगा, इसमें आई आएगा, तो एक्सिस की जमा एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, समझ आ गई बात आपको। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को, तो यहाँ भी हम एरो हेड लगा लेंगे। एरो हेड लगाने का मतलब ये है कि वैल्यूज़ बढ़ रही हैं दोनों तरफ। ये फॉर एग्जांपल 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। इसको y कह दिया। इस तरफ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये y डैश आ गया। देखें, अब आप बताएं, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव y एक्सिस। और फिर ये 0 से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये कहलाएगा नेगेटिव y एक्सिस। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे y एक्सिस। समझ आ गई बात आपको। चलें, अब ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन हमारी क्लियर होगी। अब मज़ीद इसको समझते हैं। जैसे जैसे अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखें, ये लाइन है, ये मैंने इसको एरो हेड लगाया, ये भी आपको समझ आ गया। और ये जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसके ऊपर मैंने ये जो है वो वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेस कर दी। ठीक हो गया। अब आप नोटिस करें, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है, जो अभी मैंने आपको समझाया। और ये क्या है, ये ओरिजिन है 0, जिस पे यानी जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गई कि ये अब हमारे पास जो चीज़ समझ आई है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, या हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। और इसको, इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें देखें ये x और y की वैल्यू आ गई, और ज़रा नोटिस करें x और y दोनों पॉजिटिव। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें ये y है, ये x है, तो x देखें क्या है, x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। इधर फिर आ जाएं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y क्या है, दोनों ही नेगेटिव है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें x और y देखें तो आपको नज़र आएगा x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेंट आए, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव है, और जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं
क्वाड्रेंट्स हैं वो प्लस माइनस दोनों ही हैं, समझ गए। अब इकोनॉमिक्स के अंदर और ये इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। और इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये 4 आपके सामने हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज नॉर्मली पॉजिटिव होती हैं, लेकिन अगर कभी इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ये वाला, सिर्फ ये वाला अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करें तो फिर ये शक्ल बनती है, ये वाली। देख रहे हैं, ये वाली शक्ल बनती है। और यहां पर आपने हमेशा 0 लिखना है, यहां पर ना यहाँ पे लिखना है, ना यहाँ पे लिखना है, ना यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है जहां मैंने लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखना, ना इस जगह पे लिखना है, ना इस जगह पे लिखना है, ना इस जगह पे, समझ गए। अच्छा, अब इधर एरो हेड लगाने जरूरी है, ये एक्स आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चूंकि पॉजिटिव होते हैं इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफ कह देते हैं या डायग्राम बोल देते हैं। वैसे तो ये सारा ही मतलब ये चारों क्वाड्रेंट ही ग्राफ और डायग्राम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में चूंकि हम नॉर्मली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इसलिए हम इसको ग्राफ या डायग्राम कहते हैं, ये वाला। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि लेकिन अगर हमें कहीं इकोनॉमिक वैल्यूज नेगेटिव आ जाएं तो फिर हम ये 4 क्वाड्रेंट या कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं वहाँ पे, अदरवाइज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाते हैं। लेकिन आप बाजार में जाएं तो मैंने भी आपसे ये कहा कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं। जैसे आप बाजार में जाएं और जाके दुकानदार से कहें कि -2 किलो आलू दे दें, तो ऐसा तो नहीं होता ना, और दुकानदार भी आप जैसा और वो कहे कि ठीक है फिर -10 रुपये दे दें आप, तो ऐसा नहीं होता है। अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो फिर ये 4 क्वाड्रेंट यूज होंगे, अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम लोग यूज करेंगे। इसलिए कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब कभी नेगेटिव आएगा, आते भी हैं, तो फिर हम 4 जो है क्वाड्रेंट्स बना सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब अगली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये है एक्स एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स एक्सिस है, 0 से लेके वाई तक ये वाई एक्सिस है। आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आपके पास डेटा आपने प्लॉट करना है तो उसमें डेटा कैसे प्लॉट करना है। जैसे हमारे पास ये टेबल्स थी, ये देखें, ये एक टेबल मौजूद है, एक ये टेबल मौजूद है। अगर हमें डेटा प्लॉट करना है तो डेटा प्लॉट कैसे करना है हमने, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप एज इट इज़ जो इधर वैल्यूज़ आ रही हैं वही आप उधर लिख दें। अगर तो ठीक है, अच्छी वैल्यूज़ हैं फिर तो अच्छी का मतलब ये है कि इंटरवल ठीक है उसके, फिर तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते आप। तो उसका तरीका ये है कि आपने चेक करना है कि उसकी रेंज देख लेनी है। जैसे एक्स है तो इधर इसकी रेंज देखें, 1 से लेके 4 तक रेंज कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इधर मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 4 है। इधर वाई देखें, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 8 है। तो आपने रेंज बस अपने दिमाग में बैठानी है, बाकी डाटा भूल जाना है आपका, क्योंकि जो ग्राफ के अंदर हमने लेनी है वैल्यूज वो इक्वल इंटरवल के साथ लेनी है। मेरी बात समझ आई। जैसे हम एक्स है यहाँ पे, तो मैंने ये मेरे पास ग्राफ है, तो इसमें जो मैंने पहला डिस्टेंस, ये पहले मार्क ऑफ एक जैसा करना है। जैसे ये मैं मार्क ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो मार्क ऑफ कहते हैं निशानदही करना। तो निशानदही आपने इक्वल करनी। स्टूडेंट कैसे करते हैं मार्क ऑफ, मैं ये आपको करके दिखाऊं, वो ये करते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो देखें पहला डिस्टेंस इतना आ गया, दूसरा इससे छोटा आ गया, फिर उससे बड़ा डिस्टेंस आ गया, फिर छोटा डिस्टेंस, फिर बड़ा डिस्टेंस। तो वो फिर कहते हैं ग्राफ हमारा सारा ऐसे ऐसे बन रहा है। तो ऐसे ही बनना है। जब आप डिस्टेंस एक जैसे नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क ऑफ किया, तो आपने पहले मार्क ऑफ, इधर तो ये लाइनें होती हैं, इन्हीं को यूज़ कर लें। तो ये मार्क ऑफ करें इसको, ये मार्क ऑफ कर लिया हमने, समझ आ गई बात। अब इधर अगर फर्ज करें आपने पहली जो वैल्यू एक्स एक्सिस में लिखी है वो 10 लिखी है, तो अब आप आगे 10 ही लिखेंगे, 10 ही ऐड करेंगे। यानी इधर पहला डिस्टेंस आपकी मर्जी का डिस्टेंस होगा,
और उसके बाद आपकी मर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है तो अब मैं यहाँ पे 15 नहीं लिख सकता, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा 20, अब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 30, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 40। समझ आई बात? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, पहला डिस्टेंस मैंने अपनी मर्जी का लिया, तो अब पहला डिस्टेंस मेरी मर्जी का, अब आगे मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे 4 आएगा, अब यहाँ पे 6, चाहे उस टेबल में है या नहीं है। अब यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। मेरी बात समझ आई? इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50 पहला डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पे टेबल में, अब मैं यहाँ 51 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगी। 51 नहीं लिखना, अब मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, यानी 50-50 का डिस्टेंस जाएगा। 150 लिखूंगा, फिर 200 लिखूंगा। समझ आ गई बात आपको? तो मुझे 50 का डिस्टेंस ही लेके चलना पड़ेगा। यही रूल इधर वाई एक्सिस पे है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला डिस्टेंस लिखा है 2, तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4, 6, 8, 10, चाहे वो टेबल में है या नहीं है। आपने पहला डिस्टेंस अपनी मर्जी का लिख के आगे ऐड वही होगा जो जो आपको बता दिया। इसी तरीके से यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5। अब आपने को समझ आ गई बात कि पहला डिस्टेंस दोनों तरफ, वाई एक्सिस में भी ये पहला डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में भी पहला डिस्टेंस अपनी मर्जी का लेना है और उसके बाद उसको ऐड कर लेना उसका। अब आपने डाटा को अपनी नज़र में ले आना है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके बाद आपने आगे चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डाटा आ जाता है। देखिए मैंने आज आपसे कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं की है, मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे वो माँ होती है ना, तो अपनी बेटी को पहले समझाती है कि ये देखो ये नमक है, ये हल्दी है, ये मिर्च है। तो पहले दिन ही खाना बनाना सिखाना नहीं शुरू कर दिया जाता, पहले उसको बताया जाता है ये चेक करो जरा, इसको, इसका जायका देखो, इसको देखो, ये नमक है, ये चीनी है, चीनी और नमक में फ़र्क समझो। तो इसलिए मैंने तुम लोगों से आज कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। कल मैं इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स पे ही बात करूंगा और आप भी मेरे साथ करेंगे। देखो बाज़ को डेटा इस तरह से आ जाता है 500, फिर आ जाता है 510, 520, 540। अब देखो इसमें मिनिमम वैल्यू 500 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 540। फिर इस तरह 2, फिर 7, फिर 15, फिर 40। अब ये इक्वल इंटरवल के साथ डाटा नहीं आ रहा आपके सामने, देखें एक 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 है। अब आपकी मर्जी है कि जब आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करें इन वैल्यूज़ को, तो आपके दिमाग में ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो। अब इंटरवल आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कैसे कि आप 5-5 का डिस्टेंस ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना, 30, 35, 40। इसमें ये 2 भी आ जाएगा, 40, सारा कुछ आ जाएगा। आप अगर आपके पास पेज साइज बड़ा है तो आप अपनी मर्जी से इंटरवल ले सकते हैं और छोटे से छोटा इंटरवल ले सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका अगर करें तो 10, 20, पहला 10 लिया तो फिर आगे 20 आएगा, 10, 20, 30, 40। तो 10 के अंदर 2 मौजूद है, 40 के अंदर जो है वो 40 आ चुका है। तो आपने इंटरवल जो है अपनी मर्जी के ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। इसी तरीके से ये वाला देखें तो 500, 540 है। तो अब इसको जब आप करेंगे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं अपने एक्सिस के अंदर कि 100 से शुरू कर लें, हालांकि 100 इसमें नहीं है, तो आप कहें 100, 200, 300, 400, 500, या नहीं ऐसे कर सकते तो 50-50 का डिफरेंस ले लें। समझ आई बात? तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो भी डिस्टेंस लें वो पहला डिस्टेंस आपकी मर्जी का होगा दोनों तरफ, आगे आपकी मर्जी नहीं होगी। फिर जैसे आप फर्ज करें कि आपने एक एक्स की वैल्यू को 2 से मिलाना है, तो आप इस तरह से मिलाते हैं ना, ऐसे। फिर 2 को आपने मिलाना है 4 से, तो आप इस तरह से मिलाते हैं। फिर 3 को आपने मिलाना है 6 से, तो आप इस तरह से मिलाते हैं। इन लाइंस को कहते हैं हेल्पिंग लाइन। ये नहीं बनानी, आपने ये नहीं बनानी। आपने क्या करना है, आपने ये अपनी आंखों से ये चीज़ें करनी है। कैसे करनी है कि मैं यहाँ पे एक डॉट लगा रहा हूँ, फिर मैं इसके सामने ऐसे मैसेज रखें ना, मैं अपनी आंखों को यूज़ करते हुए ये लगा रहा हूँ, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे है जैसे ये वाली चीज़ जो है ना, जैसे मैंने अभी हेल्पिंग लाइन। फिर आपने इन डॉट्स को मिला देना, मिला के इनको स्मॉल लेटर्स से शो करना है और इस पूरी लाइन को कैपिटल लेटर से लिखना है। जैसे मैंने लिखा ए लाइन, और इसके जो
पॉइंट्स है उनको स्मॉल लेटर से शो करना है। अब बताइए ये बात समझ में आ गई आपको? इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, क्योंकि मैंने पढ़ना किधर से है, लेफ्ट से राइट, ये किधर जा रहा है, अपवर्ड। जो भी लेफ्ट से राइट अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, और जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। अब आप